नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में 12th क्लास आरबीएसई हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का जो चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त 7वें नंबर का चैप्टर है। यानी कि इससे पहले के जो चैप्टर थे उसमें हम लोग जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर था तुलसीदास जी, उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में रहीमदास जी का जो है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये तीनों चैप्टर पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो घनानंद है, सेनापति, पद्माकर, इन चैप्टर को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब 7वें नंबर का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का ये जो चैप्टर है इसमें इसकी 2 कविताएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो यशोधरा, इनका जो काव्य है उसमें से ये गीत लिया गया है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। और एक इनके जो काव्य है भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ था, भारत की श्रेष्ठता। इस कविता को, इस गीत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, एक परिचय की बात पूछ रहे हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर परिचय वाला प्रश्न भी आने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित थे। और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि कब से मिली, आप ये समझिएगा कि जब 1912 के अंदर इनकी भारत भारती जो ये रचना प्रकाशित हुई थी, तो उसके बाद में लोगों के मन में अपने अतीत, यानी भारत का जो अतीत गौरव था उसके प्रति जो सम्मान भाव जागा था। और उस समय अंग्रेजों का शासन काल भी था, तो लोगों के अंदर पराधीनता या अंग्रेजों के विरुद्ध एक भाव जागे थे। और उसी समय इनकी कविताओं के अंदर एक राष्ट्रीय भावना का स्वर जो है व्यक्त होने लगा था और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही अगर दूसरी बात करें, भारतीय संस्कृति के गायक, यानी जो भारत की संस्कृति है उसका गुणगान करने वाले कवि के रूप में भी इनकी पहचान मिलती है। तो जब हम परिचय लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय लिखिए, तो उसके अंदर आप सबसे पहले बात करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अंदर राष्ट्र कवि और भारतीय संस्कृति के गायक के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में, 1800 यानी 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी जिला है और झांसी जिले के चिर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। ध्यान रख लीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में हुआ। हम बात करते हैं इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का नाम जो है सेठ रामचरण था और ये भी कविता लेखन का कार्य करते थे, कविता प्रेमी थे। और कनकलता, कनकला जो नाम है, कनकला नाम से, ये उपनाम से लिखते थे। और इनकी जो प्रारंभिक कविता है वह वैसे उपकारक पत्र में छपती थी। तो ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनने वाले हैं इस बार, तो उसके अंदर ये सभी प्रश्न है अपने आप के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं आरंभ में वो किस समाचार पत्र के अंदर प्रकाशित होती थी या किस पत्रिका के अंदर प्रकाशित होती थी, तो उसका नाम है वैसे उपकारक पत्र में छपती थी। किंतु बाद में इनकी मुलाकात जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हो गई और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भेंट होने के बाद इनकी कविताएं जो है सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित होने लगी। तो आरंभिक कविताएं वैसे उपकारक पत्र में छपती थी, किंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से परिचय होने पर सरस्वती पत्रिका में इनकी पत्रिकाएं, इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होती थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही ये खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगे थे। यानी खड़ी बोली के अंदर कविता लिखने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिली। कहाँ से मिली? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इनको ये प्रेरणा मिली थी। साथ ही देखिए, इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना, भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। और इनका जो निधन है सन 1964 ईस्वी में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ, द्वापर, सिद्धराज, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल आदि इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हुई हैं। अब बात ये देखने की बच्चों कि जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर अगर आता है मैथिली शरण गुप्त के लिए, तो वो राष्ट्र कवि के रूप में पूछा जाता है कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी पहचान एक राष्ट्र कवि के रूप में मानी जाती है।
तो आखिर वो कारण क्या है? तो आपने बताना है कि सन 1912 के अंदर इनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है भारत भारती। तो अगर हम बात करें भाई, उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन से भारत की जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, उदास थी, उनकी गुलामी के अंदर बहुत सारे जो अत्याचारों को सहन कर रही थी। किंतु जब 1912 ईस्वी के अंदर मैथिली शरण गुप्त की ये रचना प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है भारत भारती, उसके अंदर एक राष्ट्रीयता का स्वर व्यक्त हुआ था। उन्होंने पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह करने का एक स्वर व्यक्त किया था और अपने अतीत यानी भारत के अतीत का जो गौरवमय इतिहास था उसका वर्णन करते हुए इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया था। तो लोगों के अंदर एक विद्रोह का भाव, अपने देश के प्रति गर्व करने की भावना उनके अंदर जागी और भारत भारती के बाद में जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने, उनके अंदर राष्ट्रीय स्वर, राष्ट्र प्रेम का स्वर ही क्या हुआ है, मुखरित हुआ है और इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि कही जाती है। भाई राष्ट्र कवि उसे कहते हैं जिनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम हो, देश प्रेम हो या राष्ट्र के प्रति जागरूकता हो, चेतना हो, तो वो सब स्वर इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इसी वजह से मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों। अब हम लोग ये जो परिचय एक संक्षेप में पढ़ा है, अब मैं इन दोनों रचनाओं के बारे में बात करने वाला हूं। नंबर 1 है यशोधरा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, और दूसरी रचना का नाम है भारत भारती, भारत की श्रेष्ठता। तो यशोधरा जो रचना इनकी सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो इसमें भगवान गौतम की बात हो रही है, भगवान बुद्ध के बारे में बात हो रही है। तो जिनका जो मूल नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ, जिसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और वे एक तरह से घर को त्याग कर निष्क्रमण, ठीक है ना, निष्क्रमण यानी वैराग्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जाते हैं। तो रात्रि काल में अपनी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा है और पुत्र का नाम क्या है, राहुल। तो रात्रि के अंदर उनको सोता हुआ छोड़ करके और घर को छोड़ करके वो चले जाते हैं। ठीक है ना, किस लिए चले जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि संसार का, लोक का कल्याण हो सके। तो यशोधरा जो है एक ऐसी पत्नी के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है जिसे एक ओर तो अपने पति के द्वारा लोक कल्याण का कार्य करने से या सिद्धि प्राप्त करने से एक गर्व का भाव उत्पन्न होता है उसके मन में, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये पीड़ा भी होती है, ये वेदना भी होती है कि मेरे जो पति हैं गौतम बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ हैं, वो मुझसे कहकर के नहीं गए। अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं भी एक आदर्श पत्नी की तरह, एक छत्राणी की तरह खुद उन्हें विदा करती, क्योंकि छत्राणियां जो होती हैं हमेशा त्याग बलिदान के लिए तैयार रहती हैं। वो कभी भी अपने पति के मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं बनती हैं। एक आदर्श पत्नी हमेशा अपने पति के हर जो उसकी जो भी बातें होती हैं या उसके मन की जो भी चीज़ें होती हैं उनका सबका वो ख्याल रखती है और कभी उसके मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं बनती है। तो यहाँ जो यशोधरा है उसके मन की पीड़ा, उसके मन का जो दुख है वो भी व्यक्त हुआ है, साथ ही अपने पति के द्वारा लोक कल्याण के लिए सिद्धि प्राप्त करने के गर्व भी प्राप्त हुआ है। तो ये यशोधरा के माध्यम से हम लोग ये गीत पढ़ने वाले हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि हे सखी अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनको खुद विदा नहीं करती, क्या मैं खुद उन्हें अपने हाथों से, अपने स्वयं से मैं उनको भेजती ना। क्या छत्राणियों ने इससे पहले जब रणभूमि के अंदर योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो जो छत्राणियां होती हैं अपने पति के मस्तिष्क पर तिलक लगा करके और उसे भेजती हैं ताकि युद्ध भूमि में शत्रुओं के साथ में युद्ध कर सके। तो ऐसी छत्राणियां जो त्याग बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, तो मैं क्या अपने पति को ऐसा ना करती। दूसरी है भारत भारती रचना, जो भारत की श्रेष्ठता के बारे में बात हो रही है। इस दूसरी रचना के अंदर कवि ने जो भारत का गौरवमयी अतीत है उसका उल्लेख किया है और उसके प्रति एक गर्व की भावना मन के अंदर उत्पन्न करने का भाव जागृत किया है। तो ये दो रचनाएं हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। दो बातों के अंदर यानी कि दो रचनाओं को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो यशोधरा और भारत भारती काव्य के अंश यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं।
और भारत की श्रेष्ठता कवितांश में जो पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को एक जागरूक करने का संदेश दिया गया है। ये दोनों ही कविताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकें। और फिर हम लोग सबसे पहले यशोधरा काव्य से ये गीत हम लोग पढ़ने वाले हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ध्यान से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये यशोधरा जो काव्य का कविता का एक अंश है, ये गीत है। और इसके अंदर आप लोग पहले भी समझ चुके हो कि जो गौतम हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है, और वे अपने महल को छोड़ करके अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर रात्रि के अंदर ही वो ज्ञान प्राप्ति के लिए या सिद्धि प्राप्ति के लिए वो चले जाते हैं। इस बात से उनकी जो पत्नी है यशोधरा, उसे बड़ा दुख होता है, उसे बड़ा ही संतप्त यानी कि एक क्षोभ, दुख और वेदना की अनुभूति होती है। तो उसी भाव को यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ उसी घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो यशोधरा जो है अपनी सखी से संबोधित करते हुए गीत गा रही है। क्या कह रही है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझसे वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रही है कि एक तरफ यशोधरा माँ जो है उनको इस बात का गर्व है कि उनके जो पति हैं सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध लोक कल्याण के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, किंतु दूसरी तरफ उन्हें इस बात का दुख भी है, पीड़ा भी है कि वो उनसे कह कर के नहीं गए। अगर वो यशोधरा को कह कर के जाते तो क्या वो कभी उनके मार्ग में बाधा बनती? क्या उनको निष्कर्मण पर यानी कि एक वैराग्य या ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने से रोकती क्या? तो उसी चीज को यहाँ पर वो वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। तो यशोधरा अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, कि कहती है कि यद्यपि किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए या लोक कल्याण के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त लेने के गए हैं, ये गौरव की बात, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, ये बड़े गौरव की बात है कि मेरे जो स्वामी हैं वो संसार का कल्याण करने के लिए या लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है। लेकिन पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, किंतु वह चोरी छिपे रात्रि के अंदर चुपके चुपके चले गए, ये मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी है। व्याघात का मतलब है कष्टकारी है या पीड़ादायक है। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि मेरे स्वामी मुझे बताकर नहीं गए और चोरी छिपे रात्रि में मुझे सोता हुआ छोड़ करके और इस तरह से चले गए। ये मेरे लिए बहुत ही कष्ट और दुख भरी वेदना है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि हे सखी वो मुझसे कहकर जाते तो बड़ा अच्छा लगता। कहे तो क्या, मुझको वे अपनी पथ का मतलब होता है मार्ग, बाधा का मतलब मार्ग में रुकावट बनना ही पाते। अगर वो मुझसे कह देते तो क्या वे मुझको अपने मार्ग में बाधा समझते, अर्थात मैं कभी भी उनके कार्य में या उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। अगर वो मुझे कह कर के जाते तो क्या मैं उनके कार्य में, उनके मार्ग में कभी बाधा बनती, अर्थात नहीं बनती। अर्थात यशोधरा कहती है अगर वो मुझसे कह कर जाते तो मैं उनके सिद्धि के लिए, मैं उनके कार्य के पूर्ति के लिए कभी भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती, क्योंकि मुझको बहुत उन्होंने माना। एक तरफ तो उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, उन्होंने मुझको जीवन भर बहुत माना, मुझे बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना? क्या फिर भी उन्होंने मुझे पूरा पहचाना है? अर्थात उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना नहीं है। तभी तो वे मुझे रात्रि में इस तरह सोता हुआ छोड़ करके और
चले गए, अगर वो मुझे पूरी तरह जानते पहचानते तो वह कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैं कभी भी अपने पति के मार्ग में इस तरह मुसीबत नहीं बनती, कभी भी मार्ग में बाधा नहीं बनती और मैं उन्हें हंसते हुए अपने हाथों से उन्हें विदा करती। मुझको बहुत उन्होंने माना, उन्होंने बहुत मुझे मान सम्मान दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना, क्या फिर भी उन्होंने मुझे पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने उन्हीं बातों को प्रधानता दी, मैंने उन्हीं बातों को महत्व दिया। कौन सी बातों को महत्व दिया? जो वे मन में लाते, यानी कि उनके मन में जो भी बातें होती थी मैं उन्हीं बातों को महत्व देती थी। अर्थात मैं अपने पति, अपने स्वामी के मन के बातों का पूरी तरह से ख्याल रखती थी। मैं उनके मन चाही बातों को ही महत्व देती थी। वो जैसा चाहते थे मैं हमेशा वैसा ही करती थी। कभी भी उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनती थी, किसी भी तरह से रुकावट नहीं बनती थी। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते थे, जो भी वो मन में अपनी बात लाते थे मैं उनको ही महत्व देती थी, उन्हें ही मैं महत्व देती थी, प्रधानता देती थी। सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, वे मुझे कहकर जाते, मुझे बताकर जाते, तो मैं कभी भी उनके मार्ग में इस तरह से बाधा नहीं बनती, इस तरह से रुकावट नहीं बनती। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे, तो आप यहां पर प्रसंग के अंदर इस बात को लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कवितांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ, ठीक है, सरयू के पाठ यशोधरा, यानी कि सरयू के पाठ मैथिली शरण गुप्त, यहां लिखेंगे अपन मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित यशोधरा काव्य का अंश है। प्रस्तुत कवितांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित यशोधरा काव्य का एक अंश है और इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त ही हैं। और इसके अंदर ये बताया गया है कि जब सिद्धार्थ अर्थात जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने महल से निष्क्रमण के लिए यानी कि निकलते हैं सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उस समय वे अपनी पत्नी यशोधरा को कह करके नहीं जाते हैं। और यहाँ जो यशोधरा है उनके मन की जो पीड़ा है, वेदना है, उसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो यहाँ इस पाठ की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है बच्चों, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इस कवितांश के अंदर यशोधरा की वेदना, दुख, पीड़ा की अभिव्यक्ति की गई है। क्लियर सभी को? तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रहा होगा। और अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों की जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो बुक भी मैं शुरू करने वाला हूं। तो दोनों बुक एक साथ चलती रहेंगी, एक तरफ सरयू बुक चल रही होगी और दूसरी तरफ आपके हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है उसका भी मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली बार अगले लेक्चर को लेकर, अगले इस कविता के पाठ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।